प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक मैथ शिक्षक आशीष पुरवाल आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, आप सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपकी मैथ के साथ साथ फिजिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा। और मैंने बताया था आज मैं आपको फिजिक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं, जिसको आप लोग अपने प्यारे साथियों तक शेयर करेंगे और स्वतः देखेंगे। जितने भी बच्चे हमारे प्यारे बच्चे इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वेरी हेल्पफुल क्लास रहेगी। कोई भी क्लास को मिस ना करें, अपने सभी साथियों तक शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कक्षा 10 10th भौतिक विज्ञान। प्यारे बच्चों, जो याद करने वाला टॉपिक है, मैं उसकी थ्योरी ना ही अभी लिखवा रहा हूं और ना इतनी जल्दी लिखाई जा सकती है। बस आपको ये बताए दे रहा हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, उनको आपको तैयार करना है ना। इसके बाद सभी चैप्टर्स के जो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उनको करवाता हूं। नोट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले प्रकाश क्या है, इसके गुण, इसके गुण। नंबर 2, प्रकाश का परावर्तन परावर्तन तथा उसके नियम। नंबर 3, वक्रता केंद्र कॉमा फोकस दूरी कॉमा वक्रता त्रिज्या की परिभाषाएं। नंबर 4, दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तथा किरण आरेख प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 से यहां लिख दे रहा हूं, चैप्टर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं आपके लिए बुक ले आया हूं और बुक से बताई दे रहा हूं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझा भी दूंगा बहुत फास्ट। चैप्टर 1 से देखो, प्रकाश का अपवर्तन तथा उसके नियम।
सघन तथा विरल माध्यम क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा उसकी शर्तें। स्नेल का नियम अभिसारी तथा अपसारी लेंस, नोट करो, लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। जो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उनको कंप्लीट करवा रहा हूं, और ये थ्योरी वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उनका जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मैं सभी को बताए दे रहा हूं। आप सभी इतने को तैयार कर लेना। जैसे मैं बता रहा हूं, प्रकाश क्या है? प्रकाश की गुण। प्रकाश वह आकारक है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। प्रकाश से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके गुण क्या होते हैं? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की तरंग दर 3900 अंगस्टांक से 7800 अंगस्टांक तक होती है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्लियर हो गया? प्रकाश का परावर्तन तथा उसके गुण। तो प्रकाश के परावर्तन में कहोगे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 नियम होते हैं। नंबर 1, प्रथम नियम। प्रथम नियम कहोगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। कंप्लीट हो गया टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का ध्रुव दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहेंगे? जहां पर मुख्य अक्ष के अवलंबवत रेखा खींचते हैं, वो जहां जिस बिंदु पर काटती है उसको कहते हैं मुख्य फोकस। फोकस दूरी क्या कहोगे? दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम तथा किरण आरेख खींचिए। 6 स्थितियां होती हैं प्यारे बच्चों, 6 में से एक जरूर पूछा जाता है, पूछा जाएगा, सब लोग देख लेना कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। इसी तरह से 6 स्थितियां हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की। 6 स्थितियां, उनको आप अच्छे से देखते जाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन तथा उसके नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लेना। क्या कहोगे? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। नहीं, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का नियम कहते हैं। इसके भी 2 नियम होते हैं। पहला नियम,
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या है, एक ही रंग के लिए दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का एक नियतांक होता है। अर्थात हमने बताया आपको साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन, यहाँ एन क्या है, नियतांक। इसे स्नेल-लाब्दा का नियम भी कहते हैं। सघन तथा विरल माध्यम, सघन तथा विरल माध्यम में क्या होता है, ये माध्यम एक है, ये कोई आपतित किरण है, अगर ये अवलंब की ओर झुक गई तो ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम। यदि कोई अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अवलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे वाले माध्यम को पहले वाले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। यदि कोई अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अवलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे वाले माध्यम को पहले वाले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। प्यारे बच्चों, अच्छे से सुनना, समझना और सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। समय अभाव होने के कारण आपको एक एक डेफिनेशन नहीं लिखवा सकता हूं, बाकी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दूंगा। आप विश्वास रखिए प्यारे बच्चों, मैं उन शिक्षकों में से नहीं हूं जो आपकी उम्मीदों पे, आपके वादों पे मैं खरा ना उतरा। परेशान ना रहिए, सारी चीजें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कहेंगे, सघन माध्यम में बना हुआ है अपवर्तन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बना आपतन कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। अर्थात सघन माध्यम में उसका अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर विरल माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या है, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। दूसरी किरण क्या है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। स्नेल का नियम यही नियम है, एक ही रंग के लिए दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का एक अनुपात नियतांक। अभिसारी तथा अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ये बेटा होता है अभिसारी और अवतल लेंस, अवतल लेंस ये होता है अपसारी। क्यों कहते हैं उत्तल लेंस को अपसारी लेंस, इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को फोकस एफ पर एकत्र करता है, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को फोकस एफ से बिखेरता है। प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे। इसके बाद मैं और देख ले रहा हूं कि चैप्टर इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के टॉपिक कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चों, आप बने रहो, मैं आपका साथ हूं, आपका भाई हूं, आपका सर हूं, आपका शिक्षक हूं, सब कुछ हूं आपके लिए। गोली दर्पण जानते ही होगे, ठीक है। चलो, प्रतिबिंब के नियम हो गए, अभी बाकी जो बच्चा है बता देंगे। भला किसी का कर न सको, आवर्धन क्षमता ध्यान रखोगे, आवर्धन क्षमता अगला पॉइंट साफ कर दें। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, तुम मेरे ख्वाबों में सुनो ही सुनो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको छोड़ के कहीं जा नहीं रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब करा रहा हूँ। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, सभी लोग इनको देख के जाएं। आवर्धन m बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा है, m बराबर माइनस के v अपॉन u या I अपॉन o, है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अपवर्तन तो बता ही दिया है, ठीक है, नियम भी बता दिए, सघन विरल माध्यम भी बता दिया है, अब सारी लेंस बता दिया। प्रकाशिक केंद्र, लेंस का प्रकाशिक केंद्र, लेंस का
प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, और क्या है, फोकस, कोई बात नहीं, वैसे भी सर कोई बात नहीं, लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, किरण आरेख एक जरूर पूछा जाएगा। नोट कर लेना प्यारे बच्चों और देख लेना, समय अभाव होने के कारण तुम्हें मैं जल्दी से करवा रहा हूं, फिर करवाएंगे क्वेश्चन। तो हो गया है सारा ये इंपॉर्टेंट जो था कंप्लीट, किसका, चैप्टर 1 का, यूनिट 1 का। ठीक है, वैसे तो ये तुम्हारे 3-4 चैप्टर इसमें निपट दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई और उनको एक्सप्लेन किया। कुछ बच्चे हैं उन्हें बताए गए। रेखीय आवर्धन किसे कहेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। लेंस का प्रकाशिक केंद्र, लेंस के अंदर या बाहर मुख्य अक्ष पर स्थित वह जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, किरण आरेख। इसकी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती हैं, उनमें से कोई एक स्थिति जरूर आएगी, सभी लोग घर से पढ़ के जाएंगे। अब मैं सीधे पहुंच रहा हूं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक का आप सभी को था इंतजार, और इंतजार जिस घड़ी का था वो घड़ी आ गई है। बस मैं आपके लिए धमाकेदार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आया हूं, और कोई भी न्यूमेरिकल आप क्लास देख के जाएंगे, मिस नहीं करेंगे। एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं आएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना आए, मैं कह रहा हूं। और आप बताएं अगर ना फंसे तो क्या कर दूं, तुम बताओ अगर ना फंसे तो क्या कर दूं। तुम्हारे शहर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग हो, और अगर क्वेश्चन जो बता रहे हैं प्यारे बच्चों वो ना है, आप बताना, आपके साथ चलकर उस सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। और नहीं आपको यही अच्छा लगता है कि सर अपनी मुझ कलम कर दें, तो मैं कह रहा हूं बेटा तुम्हारे सामने मुझ कलम भी कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, विश्वास के साथ क्लास में बने रहिए, देखते रहिए, अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर कीजिए। मैंने जो आपसे वादे किए हैं उनको पूरा करूंगा। और इतना ही नहीं, आपका जैसे मैथ का पेपर आ रहा है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आज भी कह रहा हूं, अगर अभी तक आपने मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है, घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपका शिक्षक आपके साथ हूं, और आपको बता दूं आपके लिए बिल्कुल रेडी तैयार हूं। दो हजार तेईस, 2024, 2025 तीनों के पेपर आपके पूरे कंप्लीट करवाए जाएंगे, और भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें 100 MCQ करवाए जाएंगे, और एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा। मैं वचनबद्ध कह रहा हूं, चाहे फिजिक्स हो और चाहे मैथ हो। प्यारे बच्चों, लगातार क्लास को देखते रहिए और कोई भी क्लास मिस ना कीजिए, और सभी अपने साथियों तक क्लास को शेयर कीजिए। आपको नहीं लगेगा कि मैंने मैथ में या फिजिक्स में तैयारी नहीं की थी। मैं कहता हूं कक्षा 10 का सिलेबस बेटा मेरे लिए बहुत ही तुच्छ और छोटा है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, 4 दिन के अंदर नहीं, ओनली 2 दिन के अंदर पूरी फिजिक्स A to Z कंप्लीट करवा सकता हूं। और
कंप्लीट करवा देंगे, और अगर ना करवा दूं तो आप मुझे बताना। आप केवल देखते रहिए क्लास को, एक भी क्लास मिस ना कीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इधर से उधर हो जाए बताना। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे थ्योरी की दृष्टि से वो मैंने बता दिए हैं, बाकी आप सभी लोग देख लेना। आज मैं न्यूमेरिकल की क्लास करवाने जा रहा हूं, और जितने भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं एक भी इधर से उधर नहीं होगा। आपके अंदर अगर फिजिक्स में किसी प्रकार का कोई डर था उसको दूर कर दो, क्लास को लगातार देखो, अपने सभी साथियों तक शेयर कर दो, और क्लास को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली जो भी क्लासेस हो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और प्यारे बच्चों सब उसका आनंद उठा सके, अपने आप को टॉपर्स बना सके, और टॉपर्स बनने के सपने आपके पूरे हों। इस समय बज रहा है, आप देख लीजिए 5, तो मैं आपकी न्यूमेरिकल क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरे हाथ में है, चलो न्यूमेरिकल की कुछ चीजें होती हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, बता दूं। मैंने आपको चैप्टर 1 की जो भी थ्योरी थी, सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे वो आपको एक्सप्लेन कर दिए। बेटा नहीं तो आप क्या करो, इन टॉपिक को टिक करके जितने भी 14-15 टॉपिक बताए गए इनको घर में एक बार अच्छे से याद कर लो। अगर अभी तक याद नहीं किया है, आपके स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। आपके पास क्या है, बुक है, मास्टरमाइंड है, क्लास की कॉपी है, जो भी है, बस उसमें ये देखो सर ने जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताए हैं ये क्या उसमें है, और अगर है तो एक बार सरसरी नजर से समझते हुए देख जाओ, और ना देख जाओ तो कान में ईयरबड्स लगाओ। मैंने जो बोल के सारी चीज समझाई है उसको समझो और सुनो। 100% आपके कान बजने लगेंगे। जब आप गाना सुनते हो ना, एक एक गाना 10-10 बार सुनते हैं, है ना, वो कहते हैं ना एक्स वाला, वो कौन सा गाना है पता नहीं, अभी नया नया ट्रेंडिंग में चला है, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना तो हर सेक्स के रूप में ही देखते हैं। क्रिस का गाना सुनेगा, तुम लोग बताओ क्रिस का गाना सुनोगे? सर सुना है तुम्हारे, मार मार के खाल फोड़ देंगे। गाना सुनने का टाइम नहीं है, सुना देंगे गाना। अभी पढ़ो क्लास, क्रिस का गाना सुनने आए नालायक, इन्हें ये पता नहीं है कि कल क्लास बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और क्रिस का गाना सुन रहे हैं। ना सुनो, अभी क्रिस का गाना सुनेंगे। अंकित प्रश्न करवाने जा रहा हूं, और सभी लोग बने रहिए। तुम्हारा बोर्ड थोड़ा सा साफ कम लग रहा है, गंदा है, तो मैं उसको साफ कर दे रहा हूं। लो, सवाल लगाने के लिए जो चीजें आवश्यक होती हैं वो होती हैं क्या, बता। नंबर 1, फोकस, फोकस, दूरी तथा वक्रता, त्रिज्या में संबंध। आपने पढ़ा होगा F बराबर R/2, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, एक ये सूत्र लगेगा, इस पे सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। दूसरा, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कौमा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी व फोकस दूरी में संबंध 1/F बराबर 1/V प्लस के 1/U। टॉपिक है दर्पण। क्या है? दर्पण कि जो भी न्यूमेरिकल है सबको कंप्लीट करवा रहा हूं। बस एक क्वेश्चन दर्पण का 4 नंबर का जरूर आएगा, 100% आएगा, गारंटी है, श्योर। ठीक है, चलो इसमें कुछ चिन्ह प्रॉपर्टी है उन्हें देखोगे। चिन्ह पर
पाठी, ठीक है। चिन्ह प्रपाठी क्या है? अवतल दर्पण में सभी वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए, अगर अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब वास्तविक में, यानी कि 5 स्थितियों में वास्तविक बनता है, छठियों में आभासी बनता और सीधा बनता। 5 स्थितियों की बात बता रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए फोकस दूरी, कॉमा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, कॉमा प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक लेते हैं। कई बार क्या करते हैं, टीचरों को पता नहीं होता, वो सीधे लिखवा देते हैं अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋण चिन्ह के साथ ली जाती हैं। नहीं ली जाती हैं, केवल 5 स्थितियों में सभी दूरियां ऋण चिन्ह के साथ ली जाती हैं। अगर छठवीं स्थिति में प्रतिबिंब तो आभासी बनता, उस साइड बन जाता है जाके, तो तब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी। तो ध्यान रखिए, अवतल दर्पण में सभी वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब के लिए लो, ये आ है और ये बा है। आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु तथा फोकस दूरी ऋणात्मक व प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक लेते हैं। ये ध्यान रखोगे प्यारे बच्चों। अगर सवाल लगाना सीखना है तो ये जो टॉपिक, जो नोट पॉइंट बता रहे हैं, इनको ध्यान रखिएगा, तभी सीखोगे। दोनों को नोट कर लो। एक और है टॉपिक, मैं उसे भी कंप्लीट करवाता हूं, ऊपर लिख देगा। अभी एक और बच्चा है दर्पण, कौन सा? उत्तल। तो ध्यान रखो, उत्तल दर्पण में क्या है, सी नंबर हम बताए दे रहे हैं। सी, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक अन्य सभी दूरियां धनात्मक लेते हैं। यानी कि अन्य सभी बच्ची कौन है? फोकस दूरी बच्ची है और प्रतिबिंब की दूरी बच्ची है। तो ये क्यों धनात्मक लेते हैं? क्योंकि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां होती हैं, और जो वस्तु की दूरी है वो ऋणात्मक क्यों लेते हैं? क्योंकि वो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जाती है। कोई आपसे कह दे कि उत्तल दर्पण में सभी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक क्यों ली जाती है? तो ऐसे बताओगे कि वस्तु विपरीत दिशा में मापी जाती दूरी है और ये आपतित किरण की दिशा में मापी गई है। चलिए, समझ गए होंगे। हाँ, इस पॉइंट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए टीचर कह देते हैं कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक लेते हैं और उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक लेते हैं, बाकी सभी धनात्मक। लेकिन वो एक अलग का विषय है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हमेशा वो गलत होता है, इसका मतलब आपको चीजें पता नहीं है। हमेशा की बात नहीं कहेंगे। एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें
अवतल दर्पण होते हुए भी वस्तु की दूरी कैसी रहेगी? प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक रहेगी, सॉरी धनात्मक रहेगी। ठीक है, चलिए मैं सॉर्ट आउट करता हूं आपकी समस्याओं को। मेरे पास है बुक और लगवाना करता हूं शुरू सवाल। ठीक है, सभी लोग बने रहिए, अंत तक क्लास को देखते रहिए। जो भी समस्याएं हैं मैं उनका समाधान करूंगा, और अगर आप क्लास देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन वादे के साथ कहता हूं इधर से उधर नहीं होगा। कहते हैं ना, तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है। तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो किधर है। तो मैं कह रहा हूं तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर। तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो किधर है। तो आ जाओ, तेरा हीरो इधर है। आओ, न्यूमेरिकल पहला है एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अब कौन रखी है? वस्तु रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, ज्ञात करो। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट थी, सर फिजिक्स से बहुत डर लगता है, फिजिक्स क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं रही है। मैंने कहा परेशान ना हो, डर ना रहे, नहीं पढ़ाएगी कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, कंप्लीट करवाऊंगा। एक भी न्यूमेरिकल इधर से उधर नहीं आएगा, बस क्लास को मिस ना करें। संख्याएं बदल सकती हैं, टाइप नहीं बदल देगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? अवतल दर्पण है तो समझ जाओ दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी, यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी हो गई? फोकस दूरी F बराबर R/2 होता है, तो यानी कि 10 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी U बराबर -15 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पूछेगी। प्रतिबिंब की दूरी V बराबर पूछिए। फॉर्मूला लगा दो, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F का मान 1/10, 1/V माइनस 1/15। कैलकुलेशन इस साइड करूंगा, इधर ले आओ, माइनस के 1/10 प्लस के 1/15 बराबर 1/V। इधर करो -15 प्लस के 10/15 दाई 150 बराबर 1/V। तो माइनस के 5/15 1/V, तो 1/V बराबर 5 दिया 15, 1/30। तो V बराबर आ गया कितना? माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर ऋण का आया तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, आंसर धन का आता प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता। ये भी कभी कभी पूछा जाता, बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? ऋण का आया दर्पण के आगे, धन का आया दर्पण के पीछे। तो लिख दो अतः प्रतिबिंब
बिंब की दूरी v बराबर -30 सेंटीमीटर। कभी कहे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये ना कहना कहाँ नहीं बने, मुझे नहीं पता, ये कहोगे प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा। क्यों बनेगा, बताया ना, दूरी ऋणात्मक है इसलिए बनेगा। नोट कर लिया होगा, ना किया हो क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट मार दो। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चल रही है। ठीक है, और अभी तक ध्यान रखो, लिख दूं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो भी भौतिक विज्ञान में 25/25 आएंगे। कोई क्लास मिस ना करें, मिस ना करें। ठीक है, शर्त, इस शर्त को पूरा करना। लिख दिया है, कोई लिखन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि सबकी बस की बात नहीं होती है, इसलिए नहीं देता है। बताऊं ना, तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है। तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो किधर है ना, तो तेरा हीरो इधर है। आजा, तुम सबका हीरो इधर है, आओ। जल्दी से करता हूं तुम्हारे क्वेश्चनों को, एकदम सरासर खत्म। अच्छा लगे बता देना। एक अवतल, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो प्यारे बच्चों देखो, हल, फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी f बराबर -10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या r बराबर पूछा है, फॉर्मूला लगा दो, f बराबर r/2, f का मान -10 बराबर r/2, कैसे गुणा कर दो, 10 दूनी 20 बराबर r, तो r बराबर कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका, नोट करो फटाक से। अच्छा आया, क्लास एकदम फायर वाली क्लास चल रही है, तो क्लास को लिखना ना भूलें। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है पूछा जाएगा, तो बता दोगे अनंत होती है। ठीक है, हाँ, नहीं तो कहो सर जी मुझे नहीं पता है। अगला क्वेश्चन, यदि वायु के सापेक्ष, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो
वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो, ज्ञात करो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026, देखना ना भूलें। कितने लोगों को आता है कमेंट करो, जिन्हें नहीं आता है कमेंट करो, जिन्हें नहीं आता है जय श्री राम बोलो, आने लगेगा। एक बार बोलो मेरे साथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आओ, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक उतना पढ़ा रहा हूं बेटा जितना तुमने अपनी क्लास में पूरी साल में तुम्हारी मैडम टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा। पढ़ाया हो तो कमेंट करके बताना, ना पढ़ाया हो तब भी बताना। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। कांच में प्रकाश की चाल, और एक भी क्वेश्चन इधर से उधर हो जाए बताना। अपवर्तनांक n बराबर होता है, n बराबर C/v। C क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल। v क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम क्या है? कांच। तो बस n बराबर हो गया वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच, कांच में प्रकाश की चाल। बस देखते रहना, कोई भी क्लास मिस ना करो। कभी ना फिजिक्स पढ़ी हो, इस अंदाज में पढ़ाई जा रही है कि फिजिक्स सर पे चढ़ के डोलेगी और बोलेगी कि बेटा मैं तुम्हें आऊंगा, किसी को आऊं या ना। अपवर्तनांक 3/2, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ फिक्स होती है, ना दी जाए तब भी रखना। कांच में प्रकाश की चाल, तो देखो कैसे गुणा कर दो, 3 से 3 काट दो, ये 2 उधर कर दो, ये इधर कर दो। कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल हो गई 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नोट कर लो, इधर से उधर नहीं आएगा क्वेश्चन। नोट करो और स्क्रीनशॉट मारो और आगे बढ़ो। मैं हूं ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुम भी कहोगे सर जब एक दिन में आप इतिहास रचवा सकते हो और पूरी साल अगर पढ़ा देते तो सर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में 100/100 आ जाते। बस प्यारे बच्चों, मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी नहीं पढ़ाया हूं, केवल संडे संडे पढ़ाता था। समय का थोड़ा अभाव है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। सबसे पहले 9th मैथ चलेगी, फिर 11th मैथ चलेगी, 12th मैथ चलेगी। 12th की फिजिक्स भी बहुत ज्यादा कठिन होती है, तो उन बच्चों को फिजिक्स की क्लास भी देता हूं। 11th मैथ चलेगी, 10th मैथ चलेगी। 5-6 घंटे व्यस्तता होने के कारण उन बच्चों के लिए उतना टाइम नहीं बचता है, लेकिन कोई बात नहीं, अंत वाला तो सब भला। मैं आ गया हूं ना अंत में, परेशान नहीं होना है, क्लास को अच्छे से देखना है और गारंटी के साथ आप योद्धा होंगे, आप बलवान होंगे, आपकी जीत होगी, आप यूपी बोर्ड में टॉपर बनेंगे। मैं साथ हूं आपके, और आप तो उस जगह हैं।
जहां टॉपर्स की लिस्ट होती है। आप देख रहे हैं चैनल का नाम ही है टॉपर्स जय बजरंग कोचिंग, क्यों नहीं टॉप बनते है ना। और बजरंगबली तो वो काम करते हैं जो कोई ना कर सका, थोड़ी देर में सूक्ष्म रूप रख लेते हैं। कहते हैं ना सूक्ष्म रूप धर विकट दिखावा। जब बड़ा विशाल रूप धरा तो केवल पूंछ से पूरी लंका को क्या कर दिया, जला दिया। और सीता जी के सामने पहुंचे तो बिल्कुल छोटा सा रूप रख के। कभी भी कोई काम में ना नहीं होती है, जो कोई ना कर सके भगवान श्री राम के चरणों में उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी से कुछ नहीं बचा है ना। पूरा पूरा सागर छलांग लगा जाता है ना। लंका को केवल पूंछ से पूरी लंका को क्या कर डाला, जला डाला। तो समझ सकते हो, बस मन में विश्वास होना चाहिए। विश्वास है, और कोई आपके साथ मेहनत से लगन से कार्य कर रहा है, आप भी उसके साथ मेहनत से मन से लगन से, आपके अंदर कोई कपट नहीं होना चाहिए। मैं सर की क्लास देख तो रहा हूं पर लाइक नहीं करूंगा, सक्सेस नहीं होंगे। सब्सक्राइब नहीं करोगे, सक्सेस नहीं होंगे। अगर सामने वाला आपके साथ मन से लगन से कार्य कर रहा है तो आप भी उसके साथ, कोई भी इंसान हो, मैं नहीं, कोई भी, आप भी उसके साथ मन से लगन से रहिए, साथ रहिए। वो धोखाधड़ी नहीं करते हैं तो आप भी नहीं करेंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सबके लिए। गुरु द्रोणाचार्य थे, उनके शिष्य ने उन्हें दक्षिणा में तो अंगूठा काट के देने के लिए तैयार था, दे दिया था। आपसे मैं अंगूठा काट के नहीं मांग रहा हूं, ना ही कभी मांगूंगा, लेकिन अपना अंगूठा बार बार लाइक तो करते रहिए बेटा ना, जिससे मुझे खुशी मिलती है, एनर्जी आती है, और धमाकेदार क्वेश्चनों की सीरीज आगे लेके आता रहूंगा। तो सभी साथियों तक सब्सक्राइब भले ना किया करो, लेकिन जिससे सबका भला होता है वो तुम्हारे मन की बात है। सब्सक्राइब करना या ना करना मुझे पता है, तुम मानोगे भी नहीं। जब इतनी मेहनत और लगन के साथ आपके साथ कार्य किया जाएगा, तुमसे नहीं रहा जाएगा, तुम करोगे। लेकिन प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से सिर्फ यही कहना है, लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन सभी साथियों तक क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेज में कंप्लीट वर्क नहीं करवाए गए। बच्चों को समस्याएं रहती हैं, सर सवाल तो फिजिक्स में आते ही नहीं है। तो सवाल के लिए ताबड़तोड़ क्लास है, किसी के सपने अधूरे ना रहें। तो इसलिए आप सभी प्यारे बच्चों क्लास को शेयर जरूर किया। बस चलिए, मैं लाता हूं आपके लिए अगला क्लास, अगली क्लास क्या, अगला सवाल बहुत अच्छा है। क्या है, ये तो हो गया था ना, इसी के साथ बहुत अच्छा है। यदि वायु के सापेक्ष, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, सबसे सरल और आसान क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको, आ जाओ। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक,
अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को भैया कैसे लिखते, वायु एयर होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक n, और कांच ग्लास होता है g। तो ANG बराबर 3/2। पूछा क्या गया है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी कि GNA पूछा गया है। टॉपर्स वही बनेगा जिससे फिजिक्स के सवाल आएंगे। थ्योरी में सब बच्चे लगभग बराबर अंक लाते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, क्योंकि सवाल में 4 नंबर का है, 4 नंबर मिलेंगे। थ्योरी में आपने बिल्कुल गलत लिखा है, एक आध पॉइंट सही लिखा है, आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन सवाल में या तो पूरी 4 कटेंगे या पूरी 4 मिलेंगे। तो अगर कहीं सवाल लगाने का ऑप्शन मिलता है, हमेशा सवाल लगाओ। फॉर्मूला लगा दो, GNA बराबर 1/ANG। तो GNA बराबर 1/3/2। तो GNA बराबर 2/3। कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक चीज जीत दी गई, उसका उल्टा ही पूछा गया, भाई वायु के सापेक्ष कांच का दिया गया, कांच के सापेक्ष वायु का पूछा गया, तुम उल्टा कर दो। अगर ऑप्शन वाले में लगाने के लिए है, ऐसे लगाओ, 6 नंबर पूरे पाओ। स्क्रीनशॉट मारिए, मैं आगे क्लास को रेडी ला के दे रहा हूं। एक भी क्वेश्चन नॉट आउट ऑफ सिलेबस, सारे क्वेश्चन सिलेबस के होंगे होंगे होंगे, ना हो तो बताना। अगला क्वेश्चन जो भी हो, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करो। सबसे बड़ी समस्या का समाधान हमने आपको दिया है प्यारे बच्चों। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि ANG बराबर 1.5, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA बराबर पूछा गया है। GNA बराबर फॉर्मूला होता है 1/ANG। तो GNA बराबर हो गया 1/1.5, ऊपर नीचे 10 का गुणा करो। GNA बराबर 10/15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 0.67, ये हो गया आपका आंसर 0.67। ठीक है, नोट करो फटाक से। मैं अगला क्वेश्चन धुआंधार तरीके से दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहो, क्लास को देखते रहो लगातार, और सुनना बहुत जरूरी होता है, तो सुनते भी रहो। क्वेश्चन इधर से उधर आ जाए बताना। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5×10⁸
मीटर प्रति सेकंड है तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। कैसे करूं सर? एक ही चीज में का ध्यान रखो, वायु में प्रकाश की चाल लिख लो। वायु में प्रकाश की चाल C बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पदार्थ में प्रकाश की चाल, पदार्थ में प्रकाश की चाल, पदार्थ में प्रकाश की चाल V बराबर 1.8 मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक ज्ञात करना, अपवर्तनांक n बराबर ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाओ, n बराबर C/V। तो n बराबर 3×10⁸ बटे में 1.5×10⁸। 1 8 2 से n बराबर 1.5 दूनी 3। अपवर्तनांक आएगा 2। जल्दी करो फटाक से, स्क्रीनशॉट मारते रहो, क्वेश्चन को देखते रहो, कहीं समझ में आए बताते रहो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो या बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को ना मिले। बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों इतने में आपको देखने को मिल जाएगा। तो लेक्चर को मिस ना करें। देखो जो भी क्वेश्चन हो, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक 3/2, 3/2 नहीं 4/3 व 3/2 है, 3/2 है। जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो, ज्ञात करो। प्यारे बच्चों देखो हल शॉर्ट में लिख दो, बताओ। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, तो वायु के सापेक्ष जल यानी कि AnW बराबर कितना है 4/3। फिर वायु के सापेक्ष कांच यानी कि Ang बराबर कितना है 3/2। पूछा क्या गया है जल के सापेक्ष कांच, Wng पूछा गया है। तो फॉर्मूला लगा दो, Wng बराबर कौन गायब है A, तो फॉर्मूला हो जाएगा Ang और बटे में Anw। बेटा Ang का मान कितना है 4/3 और बटे 3/2, पहली चौथी का गुणा, तो कुल मिला के 8/9 यानी कि Wng बराबर आ गया 8/9। प्यारे बच्चों हो गया कंप्लीट। चलिए मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं, आप लोग नोट करो। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन बिल्कुल अलग अंदाज में आगे बढ़ाता हूं। एक भी क्वेश्चन दावे के साथ कहता हूं इधर से उधर हो जाए ना तो मुझ कलम नहीं मुझ घुटा देंगे, बस खुश खुश रहो। खुशी रहो तुम
मैं आ रहा हूँ लेके तुम्हारे लिए क्लास। ठीक है, खुश रहो, खुश रहो। चलो अगला क्वेश्चन। अवतल अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रतिबिंब, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। कितने बच्चे हैं? हाथ खड़ा कराओ जिनको आ जाएगा। कमेंट में लिख दो यस सर, नहीं आता है नो सर। और बोर्ड पे देखिए दर्पण कौन सा? अवतल। तो फोकस दूरी कैसी होगी? F बराबर -10 सेंटीमीटर। आवाज नहीं आनी चाहिए। वस्तु की दूरी U बराबर -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी V बराबर ज्ञात करना है। चलो बेटा फॉर्मूला लगा दो। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/10 बराबर 1/V माइनस के 1/20। 1/10 प्लस के 1/20 बराबर 1/V। पूरी यूट्यूब पर गारंटी देता हूं कोई भी फिजिक्स की क्लास ऐसी नहीं चल रही होगी जिसमें इतना असली और इतनी मेहनत के साथ इतना अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा हो। तो बताओ आके मुझे। किसी भी क्लास की बात कर रहा हूं, इसलिए मिस ना करो। ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो। 2/20 प्लस 1/20 1/V 1/20 बराबर 1/V। तो V बराबर आ गया -20 सेंटीमीटर। पूछा जाए कि कहां बनेगा तो बताओगे, लिख दो अतः प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा। क्यों बनेगा सामने? क्योंकि ऋण की आई, देखो इसमें ऋण चिन्ह नहीं लगा तो वो चीज सामने दर्शा रहा है। अगर धन की आती तो दर्पण के पीछे बनता। ईमानदारी से काम को कीजिए। मैं तुम्हें बताता हूं शिद्दत के साथ। तुम भी कहोगे सर क्या क्लास थी लाजवाब, जिसका कोई ना था जवाब। सर तो गायब भी हो जाते इधर उधर। नहीं बच्चों, मैं गायब नहीं होता हूं, मैं चीजों को कोऑपरेट कर रहा हूं। ठीक है, तुम्हारे लिए क्लास की व्यवस्थाएं सारी चीजें देख रहा हूं। चलो ये भी देखना पड़ता है कि माइक बंद तो नहीं हो जाता। माइक चालू।
एक बार क्या हुआ, मैं क्लास लेता रहा, माइक हो गया ऑफ, स्विच ऑफ हो गया, क्लास ऐसी चलती रही, बाद में अपलोड नहीं कर पाए उसको, फिर हम आवाज नहीं तो अपलोड नहीं। अगला क्वेश्चन, धुआंधार तरीके से सामने आया है तो बता रहा हूं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा, रह जाए तो बता देना। देख रहा हूं, एक उत्तल वाला आ गया ना। एक उत्तल दर्पण के सामने, एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, कर दो। मैं लगा रहा हूं हल, ये रहा हल। दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी u बराबर -40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 40 सेंटीमीटर, v बराबर ज्ञात करना है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, सूत्र एक ही है, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। तो 1/40 बराबर 1/v माइनस 1/40। तो प्यारे बच्चों 1/40 प्लस के 1/40 बराबर 1/v, तो 2/40 बराबर 1/v, 2 4 जा ये, तो v बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई, 20 सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर। कोई कहे प्रतिबिंब कहां बनेगा, अरे बच्चों दूरी धन की आई, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे ऋण किया है तो दर्पण के आगे बनता है। तो सभी प्यारे बच्चों इसी तरह से सुनते रहिए, समझते रहिए। प्यारे बच्चों आप सभी, उम्मीद है इस क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, बस क्लास को मिस ना करना, और अच्छा लगे तो शेयर करना जरूर, सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने बच्चों तक, अपने भाइयों तक पहुंचा देना सभी तक। और अच्छा लगे तो बताना सर इसी तरह से आगे वाले चैप्टर के भी सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट करवा दो। न्यूमेरिकल तो बहुत है,
लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट ही करवा रहा हूं। अगर आप इन्हें तैयार कर लोगे तो आपकी समस्या का हो जाएगा समाधान, है ना। सर मुझे भी चाहिए समाधान, तो हो रहा है समाधान। एक सवाल है, देखो 11 नंबर, बहुत अच्छा है। किसी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। कर दो। देखो बहुत अच्छा सवाल है, कभी भी डायरेक्ट ना लगाना, गलती हो जाती है। तो वो कहते हैं आप बराबर r/2, फिर समझ जाओ f बराबर r/2 होता है, तो r बराबर दूना हो जाएगा 20 आएगी, है ना। फोकस दूरी कौन सा दर्पण है? उत्तल, तो धनात्मक होगी 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या स्मॉल r बराबर ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगा दो, f बराबर r/2, 10 बराबर r/2, 10 दूनी 20 बराबर r, तो r बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर होगी वक्रता त्रिज्या। आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट लो, मैं सवाल को करवाता हूँ, लगा लो, है ना। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, अब तो पढ़ रहे हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? प्यारे बच्चों, जितनी होगी बता रहा हूं। वक्रता त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी f बराबर r/2 होता है। ये ऋण की है, तो f का मान -12/2, तो f बराबर -6 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी होगी -6 सेंटीमीटर। ठीक है, जल्दी से नोट करो। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, तो लगाओगे f बराबर r/2।
जल्दी करो, मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, कहूँगी। चलो अगला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। या तो इसका सवाल पूछा जाएगा या फिर इसका सूत्र पूछा जाएगा। हल, वक्रता त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f बराबर r/2, 5/2 2.5 मीटर। ये हो गया आंसर, नोट करो फटाक से। जल्दी करो कहीं देर न हो जाए, जल्दी करो। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साफ करो। साफ तो करना ही पड़ेगा सर, ऐसे कैसे काम चलेगा। बारह सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। तो देखो इट्टा, बहुत अच्छा सवाल है। क्या पूछा गया है सवाल में? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो चीजें दी गई उनको लिख लूंगा। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी f बराबर -12 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल है। सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। वस्तु की लंबाई O बराबर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है।
प्रतिबिंब प्रतिबिंब की लंबाई v बराबर आई बराबर 1 सेंटीमीटर। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, m बराबर माइनस के v अपॉन u या I अपॉन o। तो यहां से मिल जाएगा v अपॉन u बराबर I अपॉन o। तो v का मान कितना है, v की जगह v रख दो, u की जगह u रख दो, I की जगह 4 बटे में 1 बटे में 4। तो हमसे पूछा क्या गया है, चलो ठीक है, यानी कि v बराबर u बटे 4 आ गया। ठीक, उसे क्या पूछा गया है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए, वस्तु की लंबाई पूछी है। ठीक है, 1 मिनट में क्वेश्चन को एक बार फिर से ठीक से पढ़ लेता हूं, फिर आपको बताता हूं, फिर देखता हूं क्या है। इसका मतलब है चलो फॉर्मूला लगाओ, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f 1/12 बराबर 1/v, 1/v, v का मान कितना है u/4 प्लस 1/u, तो माइनस 1/12 बराबर 4/u प्लस 1/u माइनस 1/12 बराबर 5/u। तो u बराबर माइनस की 12 पंचे 60। आप सभी को देखता हूं आंसर कितना है, बिल्कुल करेक्ट है, माइनस की 60 सेंटीमीटर। यानी कि लिख दो, अतः वस्तु को 60 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने रखा जाए। बस नोट कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026, मिस ना करना। ठीक है, मेरे बच्चों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ना आया हो एक बार बताओ फिर से समझ। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अवतल था ऋणात्मक, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी कि वस्तु की लंबाई है O बराबर, प्रतिबिंब की लंबाई फॉर्मूला होता है v अपॉन u बराबर I अपॉन o। जब सीधे बनते हैं प्रतिबिंब तो उनके लिए दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो v अपॉन u, I का मान 1, o का मान 4, v का मान निकाला तो u/4 निकल आया। अब मुझे निकालना तो है किसका मान, u का, तो जहां है वहां v की जगह v का मान रख देंगे, फॉर्मूला लगाया, v की जगह मान रख दिए, ये ऊपर पहुंच गया। ठीक है, सॉल्व कर लो। समझ में आया हो तो बताओ। राघव, शिव जी, मेरा प्यारा छोटा भाई, महादेव, अनुराग तिवारी, सृष्टि, रिया, शिवानी, है ना, लक्ष्मी, स्वीटी, सेकंड रिया, और भी हमारे प्यारे बच्चों, रवि, ऋषभ, जिन मेरे प्यारे भाइयों को अभी तक समझ नहीं आया, डर रहा,
कि सवाल कैसे लगाएंगे। आज से आपको लग रहा होगा सर को देख के और सर की क्लास देख के कि डर खत्म हो गया। बताना जब तक फिजिक्स का पेपर होगा ना, एक एक सवाल को नंग नंग से तोड़ देंगे और समझ में भी आएंगे बहुत अच्छी तरीके से। आगे ले चलता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों को बड़ी शिद्दत के साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 14, इतनी क्वेश्चन पढ़ लेना बस। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कौमा आकार तथा प्रकृति ज्ञात करो। किरण आरेख खींचो। बहुत अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा है। ध्यान रखना कैसे इसे करेंगे, बताता हूं तुम्हें। पहले तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो। मैं पीता हूं कोल्ड ड्रिंक नहीं, क्या पानी। आपको पेपर में ऐसी बोतल नहीं ले जानी है, आपको पेपर में ट्रांसपेरेंट बोतल ऐसी ले जानी होती है। बार बार पानी पीने के लिए नहीं उठना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रख देता हूं। वो वाली बोतल आपको दे दी है, आप लिए जाना। चलो करते हैं क्लास को। विश्वास है, पहले ये बताओ क्लास को नहीं करें। मैंने कहा ना जिसका साथ देता हूं तन मन और धन सब से देता हूं, और जिसका नहीं देता हूं तो आप जानते हो ना। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी प्रिंस बताओ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। F बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है, यानी कि 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी U बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। सर आधी इंग्लिश आधी हिंदी लिखते हो, कोई बात। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, लेकिन वस्तु की लंबाई
वस्तु की लंबाई ओ बराबर कितनी है? 2 सेंटीमीटर रखी रहने दो। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की पहले दूरी ज्ञात करो, ठीक है। तो F बराबर एक बटे वी प्लस एक बटे यू, माइनस एक बटे 15 बराबर एक बटे वी माइनस एक बटे 30। यहां लगा दें क्योंकि चित्र भी बनेगा। माइनस के 1/15 प्लस के 1/30 बराबर 1/v। ऊपर नीचे दो का गुणा कर दो, माइनस के 2/30 प्लस के 1/30 बराबर 1/v, माइनस के 1/30 बराबर v, v बराबर -30। बस फिर बच्चों समझ गए होंगे चित्र कहां बनेगा, कैसा बनेगा। जहां वस्तु रखी थी उतनी वो आया, यानी कि तुम समझ गए वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तभी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। कैसा बनता है? जितनी बड़ी वस्तु थी उतनी बड़ा बनता है। बना दो, मैं खींच रहा हूं किरण आरेख, लिख दें, लो लिख दिया किरण आरेख। पेंसिल से खींचोगे क्योंकि चित्र के नंबर मिलते हैं। ये है एक कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सर वस्तु कहां रखी है? P, यहाँ पे F और यहाँ पे C और यहीं पे रखी है कौन? वस्तु। ये C है, ये रखी वस्तु। तुम्हें पता है कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस एक्स से होकर क्या करती है? लौट जाती है। और जो किरण फोकस एक्स से होकर जाती है, यानी कि यहां कहीं काट देना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, ऐसे 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 ऐसे। जो किरण फोकस एक्स से होकर जाती है तुम सही बनाओगे, वो हमें पता है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां काटी? यहाँ पे। तो बस यही पे इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब। ये वस्तु थी ओ डैश, प्रतिबिंब बन गया आई डैश, ठीक है। तो यहां से वस्तु की दूरी ये थी 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन गया। जितनी वस्तु की लंबाई थी उतना बड़ा ये बन गया, ठीक है। सभी लोग कर लो कंप्लीट। इसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूं। लगभग आपके ये क्वेश्चन कंप्लीटेड हो गए हैं। तो बताओ मैं कुछ आगे और करवा दूं? करवा दो सर, ठीक है करवाते हैं। तर्पण के बाद मैं तुम्हें आगे ले चलूंगा। इसको साफ करूं। क्वेश्चन ना मिले तो बताना, एक भी क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं। जो कह रहे थे ना शिव जी सर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप हमारे आसपास रहते हैं, हमारी क्षेत्रीय है, और अभी तक आप इधर उधर भटकते रहे हैं, आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिला है, तो कक्षा 12 की फिजिक्स आपको अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो ऑफलाइन कोचिंग भी मैं चलाता हूं सुबह 7 से 7 तक। टॉपर्स जय बजरंग कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर हमारी क्षेत्रीय है, और नहीं क्षेत्रीय है तो ऑनलाइन पढ़ के भी अपने आप को टॉपर्स बना सकते हैं। क्योंकि हमने बताया कि समय अभाव होने के कारण ऑनलाइन केवल मैथ की क्लासेस चलती हैं। आप क्योंकि आपका पेपर लगा हुआ था तो फिजिक्स की क्लास भी आपको दी जा रही है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरा समझाना
मेरा तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप चाहे तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे, स्कूल कॉलेजेज में क्या होता है, ये कह दिया जाता है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स और मैथ इसमें कुछ नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें इंटर के बाद कोई अच्छी पोस्ट पे ज्वाइनिंग करनी है तो फर्स्ट ईयर, इंटर, नाइन्थ, हाई स्कूल सभी को स्ट्रॉन्ग रखो। बहुत ज्यादा आपको नहीं दौड़ना भागना पड़ेगा, सिलेक्शन पा जाओगे। बस वही बच्चे इंटर के बाद भटकते रहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, जो स्कूल वालों की भरोसे या जिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि अरे ठीक है फर्स्ट ईयर ऐसी काट लो, इंटर में नहीं भाई, क्या फीस नहीं लेते हो, फ्री में पढ़ाते हो? नहीं, ये आपके साथ धोखाधड़ी की जाती है। इस धोखाधड़ी से बचिए और अपने आप को एक सही राह पे, सही डायरेक्शन में ले जाइए। कौन आपके कान भरता है, कौन क्या कहता है, सुनना सबकी है, करना मन की है। स्कूल कॉलेज में हम देखते हैं ज्यादातर ये होता रहता है कि टीचर्स खुद भी हैंडल नहीं कर पाते हैं, खुद भाई मैथ पढ़ा नहीं सकते हैं या फिजिक्स पढ़ा नहीं सकते हैं। अरे ठीक है, अभी वहां ना पढ़ने जाओ, क्यों रुपए और टाइम बर्बाद करोगे? कोई मतलब थोड़ी ना है, अभी से क्या फायदा? इंटर का सिलेबस अलग है, फर्स्ट ईयर का। अरे नहीं भाई, मैंने मान लिया इंटर और फर्स्ट ईयर का अलग है। जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो आपको इंटर का भी देखने को मिलता है और फर्स्ट ईयर का। तब आप फाइट करते हैं, इंटर वाला तो कर पाते हैं लेकिन फर्स्ट ईयर वाला नहीं कर पाते हैं, और वहीं आप उस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तब आपको ये जो टीचर्स डिमोटिवेट करते रहते हैं या गलत डायरेक्शन देते रहते हैं, तब आपको अफसोस होता है यार मुझे तो ऐसे ऐसे गुमराह किया गया, इसलिए आज कमजोर हूं। तो प्यारे बच्चों, सब तरह से आपको अपना छोटा भाई मान के, अपनी छोटी बहन मान के, आपका शिक्षक होने के नाते आपको हमेशा सारी चीजें पारदर्शिता के साथ समझाता रहता हूं, बताता रहता हूं। लोग आजकल अपना पेट भरने में लगे हुए, अपनी फायदा करने में लगे हुए हैं। अगर आपने प्रवेश पत्र उठाए होंगे, किसी भी स्कूल की बात कर रहा हूं, और अगर आप 2-3 हजार रुपया बनता है, कई एक बार हमारे गार्जियंस के पास किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं या बेचारे बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और नहीं उतना रुपया इकट्ठा कर पाते हैं, तो स्कूल कॉलेजेस वाले बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि जाओ, नहीं देंगे तुम्हारा प्रवेश पत्र, 500 पट्टी लेके चले आयो। आइयो, अगर बच्चा आया है उसको डिमोटिवेट नहीं करना है। रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, रुपया तो मिल ही जाएगा, उसको आगे बढ़ने दीजिए। और अगर मेरे मोटिवेशन से, मेरी मदद से उसका जीवन बन जाएगा, वो पूरे जीवन भर याद करेगा। और करते हैं बच्चे, हमने बच्चों की हेल्प की है, हमने ऑफलाइन कोचिंग में भी बच्चों को फ्री पढ़ाया। बस मुझे उनकी स्थिति पता हो कि रियल में वास्तविक बच्चा गरीब परिवार से बिलोंग करता है, इसका पढ़ने में मन है, मैं मदद करता हूं। जिस भी स्कूल में रहता हूं, स्कूल में भी बच्चों की मदद करता हूं, आज भी कर रहा हूं अपने कॉलेज में। तो हर चीज पैसा नहीं होती है, लेकिन कोई बात नहीं। और अगर किसी के साथ ऐसी कोई समस्या आती है, आप मुझे बताएं। आप चाहे मुझे दूर से देख पा रहे हो, चाहे पास से, आप मुझे जानते हो ना जानते हो, मैं आपकी ऑनलाइन के माध्यम से भी मदद करूंगा, तन से भी, मन से भी और धन से भी। मैं आपके साथ हूं, आपका भाई हूं। और बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि अब कोई अशिक्षित ना रह जाए। अशिक्षित नहीं रहेगा तो कभी भी व्यक्ति किसी की लातों से नहीं दबेगा, कभी ठुकराया नहीं जाएगा, कभी उसको अपने आप में नीचा नहीं दिखना पड़ेगा। रुपया हो ना हो, सबसे बड़ी दौलत होती है व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, अपने सभी गार्जियंस को अवगत कराता हूं
आधी रोटी कम खाएं, अपने शौक कम करें। लेकिन हमारे प्री गार्जियंस, हमारे प्री पेरेंट्स, आप सभी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। और अब ये भी नहीं रहा है कि आपके पास बहुत अधिक धन होगा तभी आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे। नहीं, मैं आपके साथ हूं, आपके साथ था, आपके साथ रहूंगा, आप सभी का हमेशा सहयोग करता रहा, करता रहूंगा। आपके क्षेत्र में विद्यालय चला रहा हूं जिनमें अन्य सभी विद्यालयों की अपेक्षा बहुत ही साधारण फीस लेकर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का कार्य कर रहा हूं। और आप सभी के सहयोग से मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूं। बस आप सभी का प्यार, सम्मान और सपोर्ट इसी तरह बना रहे। साथियों, लुटने भी नहीं दूंगा और अच्छी शिक्षा भी दूंगा। प्यारे भाइयों, क्लास को शेयर करते रहा करें। इस तरह से आपका भाई आपके साथ खड़ा है, उसी तरह आप भी। कड़ी धूप हो आधी रात, आशीष सर जी आपके साथ, आप भी फुटबॉल सर जी के साथ होना चाहिए। चलिए मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं और लगभग मैंने आपका जो चैप्टर ये था कंप्लीट कर दिया है। मैं इसी के साथ आपको ले चलता हूं लेंस वाले सवालों में। लेंस के लिए बस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। देखिए, लेंस आपने पढ़ा होगा तो हमने बताया, बता दूं आपको। लेंस, सबसे पहले लेंस की परिभाषा। लेंस दो गोली कॉमा एक गोली एवं एक समतल पारदर्शी घिरे माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, उत्तल लेंस। आप इसे लिख के नहीं समझाऊंगा, बोल के समझा। नंबर दो, अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वे लेंस जो बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर कैसे होते हैं? पतले होते हैं, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। इसके विपरीत वे लेंस जो बीच में पतले होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। समतल उत्तल लेंस, एक पृष्ठ समतल हो, एक अवतल हो, समतल उत्तल लेंस। ध्यान रखो, समतल लेंस की फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है। कई बार पूछा जाता है समतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसीलिए उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही है, चिन्ह परपाटी के लिए भी वही है। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं। लेंस के लिए सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जहां f क्या है? फोकस दूरी। जहां f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u है u वस्तु की दूरी। प्यारे बच्चों, सारी चीजें वही है। इसमें भी एक फॉर्मूला होता है
F बराबर R/2। एक यही पढ़ोगे, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/F मीटर, या P बराबर 100/F सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी मीटर में मापी गई है तो 1/F सेंटीमीटर में है, तो ये। इसके बाद ध्यान रखोगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है क्योंकि उसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है क्योंकि उसकी क्षमता धनात्मक होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे क्वेश्चन लगवाता हूं। बाकी सारी चीजें उसी तरह हैं। साफ करूं? करो सर। कैसा लग रहा है पढ़ के? क्या सोचा था कभी इतनी सुविधाएं मिल पाएंगी? और इतनी सुविधाएं मिलने के बाद भी अगर आपकी फिजिक्स में 25/25 नहीं आते हैं, मैं खा लूंगा जहर। ठीक है, तो सर को जहर खाने से बचाना है, तो इसलिए नंबर 25/25 लाना है। अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। सारी चीजें वही है, कैलकुलेशन भी वही है, चिन्ह प्रॉपर्टी भी वही है। मैं डालता हूं थोड़ी सी इंक। जिन बच्चों को आ रहे हैं सवाल लगाओ, नहीं आ रहे हैं क्लास को मिस ना करना। और गणित के लिए इतनी बेहतरीन क्लास आएगी, आपने अभी तक कभी सोचा ही नहीं होगा। आप भी कहेंगे सर कैसे ये सब करते हो, ना ही बुक उठाते हो ना ही कुछ करते हो, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से सच बोलना स्टार्ट कर देते हो। भाइयों, कहते ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। और आपके सर के पास तो खैर मास्टर ऑफ डिग्री भी है, MSc B.Ed हूं मैं, आज से नहीं 4 साल पहले से। डिग्री होने के साथ साथ डिग्री खरीदी नहीं है, मेहनत से पढ़ाई की, डिग्री मिली है। और जो मेहनत की है आपके सामने मैथ लेक्चरर के रूप में उसका प्रदर्शन करता हूं, आपको दिखाता हूं। कहीं कोई बनावटी चीजें, मिलावटी नहीं रखता हूं, एकदम पारदर्शिता के साथ देखिए। बाकी कौन कहता है कुत्तों का काम है भौंकना, उन्हें भौंकना दो। कुछ लोग तो कहते हैं गुप्ता जी को मैथ नहीं आती है, आशीष सर जी को मैथ नहीं आती है। भाई अंधा आदमी होता है ना, उसे सब अंधे नजर आते हैं। उसी तरह से उन्हें लगता है यार मुझे नहीं आती है तो शायद बंदे को भी नहीं आती होगी। ऐसा नहीं है, मैं अपने टैलेंट पर काम करता हूं, करता था, करता हूं, करता रहूंगा। बस बच्चों के साथ विश्वासघात, धोखाधड़ी नहीं, मन से पढ़ाता हूं, आप देखते हैं, तभी तो रिजल्ट आता है हमेशा। 96, 97, 98, 99, 100 तक
है किसी में? आए और बताए सर मेरे टक्कर का रिजल्ट दिखाओ। मैं सामना करूंगा, मैं उनसे कहूंगा आप मेरे टक्कर का दिखाओ। बस मैं कमजोर इसलिए पड़ जाता हूं कि मैथ और फिजिक्स में तो नंबर हम 96, 98, 99 दिला देता हूं। कहीं बच्चा हिंदी में रह जाता है, कहीं केमिस्ट्री में रह जाता है। जो अदर्स टीचर हैं, जहां भी बच्चे मेरे प्लेटफॉर्म वाले या ऑफलाइन वाले वहां पढ़ते रहते हैं, बस वहां से गड़बड़ियां आ जाती हैं। तो बच्चा उतनी ऊंचाई तक नहीं जाता। नहीं तो मैं वादा करता हूं पूरे प्रदेश में स्थान दिलवाऊं बच्चों को, और दिलवाएंगे बहुत जल्दी। भव्य व्यवस्थाएं करके आप लोगों के लिए यही केमिस्ट्री मिलेगी, यही फिजिक्स मिलेगी, यही मैथ मिलेगी, यही इंग्लिश मिलेगी। बस अपना प्यार, सम्मान और सपोर्ट जिस तरह से आप कर रहे हैं, मैं जिस तरह से आपका कर रहा हूं नहीं बदलूंगा, इसी तरह से हमेशा सदैव करता रहूंगा। आप जिस तरह से मेरा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप भी उसी तरह से करते रहिए। चलिए लगवाता हूं सवाल। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी F बराबर -30 सेंटीमीटर। अवतल है ना, 15 सेंटीमीटर दूरी पर कौन रखी है? वस्तु की दूरी। इसमें आप ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि वही चीजें हैं। 15 सेंटीमीटर बस लेंस का है तो लगा दिया। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें, वायरल किया करें, ताकि सभी बच्चों तक क्लास पहुंच सके। सभी जो अंधेरे में है बेचारे उजाले में आ जाए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। किसी को अंधेरे में ना रहने दें, नहीं तो लोग बहुत फायदा उठाते हैं। उठा लिया अब तक यार जितना उठाया। 1/30, 1/15, 1/30, 2/30, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया। 1/v, 1/30, 1/v। और बच्चा भी आजकल का जानता है, उसे स्कूल और कॉलेज वाले टीचर रोकते रहते हैं ना कि गुप्ता सर पे ना जाओ। वो कहता है अपना रुपया बर्बाद कर रहा हूं, अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं। जहां समझ में आएगा वहां जाएंगे। और प्यारे बच्चों बिल्कुल सच है, वहीं जाना चाहिए। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके आप अपने करियर को नष्ट ना करें, बर्बाद ना करें। आपको जो समझ में आ रहा है, आप मेरी भी बात ना माने, आपको जो समझ में आ रहा है, जहां अच्छी पढ़ाई मिल रही है आपको वहां पढ़ना चाहिए, वहां तक पहुंचना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। अगर बिगड़ जाएगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा बिगड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को बेहतरीन बनाइए। अतः प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर। ये तो चटपट वाले हैं। अच्छा आ गया तो मैंने अच्छी पढ़ाई करवाई है, और बिगड़ गया तुमने पढ़ी ही नहीं, तुम तो कोचिंग में लगे रहे, तुम तो ऑनलाइन पढ़ाई में लगे रहे। इनके लोटे में कोई तली नहीं है। और अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आ गए, तुम्हें पता है ना नंबर तुम्हारे कैसे अच्छे आए। गुप्ता सर ने तुम्हारे साथ, आशीष सर जी ने तुम्हारे साथ कितनी मेहनत की, तब तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं या आते हैं। लेकिन अच्छे आ जाए तो ये अपना वाला कोड तुम्हें उतार के दिलवाते हैं। मेरे इंस्टीट्यूट, मेरे स्कूल में फलाने बच्चे ने ऐसे ऐसे टॉप। अरे यार ये झूठे फाजपना की बातें छोड़ दो करना। जो रियलिटी है उस पे आओ, डट के सामना करो, है ना। तो ये है सिस्टम, ध्यान रखो। अगर तुम अच्छे हो गए, पढ़ लिख गए, बढ़िया बन गए, मेरा शिष्य था, सभी का लगभग यही रहता, मेरा था, बढ़िया था। और थोड़े भी, अरे यार वो तो बिल्कुल लफंगा लड़का था, पढ़ता लिखता नहीं था,
उसे रोकते थे, इधर जाओ, वो इधर जाता था। मैं कितनी बार कहा स्कूल ही में रहो, कोचिंग वोचिंग ना पढ़ो, ये है वो है फलाने, उसने अरे यार ठीक है, ये सब चीजें रहती हैं। प्यारे बच्चों, इन सब चीजों से दूरी बनाए रखें, लोगों को समझें, अपने बुद्धि और विवेक से कार्य करें और आगे बढ़ें। सफलता तभी हासिल होगी क्योंकि कदम कदम पे छलिया हैं लोग। मैं बता रहा हूं तुम्हें, छल और कपटी लोगों से, पेट के मैले और मन के गंदे लोगों से बचें, है ना। चलो लगवाऊं आगे, लगवाते हैं। छलिया हुआ तो क्यों, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आज के लेक्चर में सारी चीजें कंप्लीट। 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। अच्छा ध्यान रखो सब लोग, मैं नोट करके बता दे रहा हूं। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। कोई भी लेंस है उसकी क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। बिना मात्रक के कुछ नहीं होगा। डायोप्टर होता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। एक भी क्वेश्चन अगर इधर से उधर हो जाए बताना। कई एक बार तो मास्टर क्या करते हैं, पूरी साल पढ़ाते रहते हैं, जैसे आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा, पता नहीं यार क्या क्या लिखाते रहते हैं, पर कॉपी से खाक नहीं फंसता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कैसा कैसा उनका पढ़ाने का तरीका है, भगवान जाने और वो जाने। नहीं पढ़ाना आता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पढ़ाने योग्य हो तभी पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाने योग्य हो शिक्षक तभी उनसे शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, है ना। ये नहीं मिल गई 50 रुपये पट्टी वाली टीचर, रख लिए पढ़ाओ, 50 रुपये पट्टी ऐसा पढ़ाएंगे यार। 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इनकी फोकस दूरी F बराबर -100 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता P बराबर क्या करना है, P बराबर होता है